नमस्कार, कार्यक्रम आंखें में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे मुंह के कैंसर के विषय में। साथ ही हम आपको बताएंगे एक ऐसे मैदान के बारे में जो हिंदुस्तान के जंगे आज़ादी की दास्तान बयां करती है। सरकार भले ही तंबाकू और गुटखा पर प्रतिबंध लगा ले, लेकिन हाल ही में किए गए एक सर्वे के मुताबिक हाई स्कूल और मिडिल स्कूल के तकरीबन 7% बच्चे मुंह के कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, जिसका मुख्य कारण गुटखा और तंबाकू है। तो आइए आपको लिए चलते हैं डॉक्टर वैभव मुकुंद के पास और जानते हैं मुंह के कैंसर के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ रचना सिंह और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आंखें। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मुंह के कैंसर के विषय में और इस विषय पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वैभव मुकुंद, जो शहर के जाने माने ओरल एंड डेंटल सर्जन हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना और समझना चाहते हैं कि क्या बड़ा कारण आप मानते हैं मुंह के कैंसर के होने का, क्योंकि अगर हम विश्व की बात करें तो सबसे ज्यादा मुंह के कैंसर के पेशेंट जो हैं वो भारत में ही पाए जाते हैं। तो क्या कारण है इन सभी चीजों का? जैसा आपने बताया कि माउथ कैंसर जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस है, खास करके यूपी और बिहार में जी। और अभी जो सबसे बड़ा कारण है वो स्मोकलेस टोबैको है उसका, क्योंकि स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा माउथ कैंसर नहीं, परसेंटेज लंग कैंसर का ज़्यादा होता है। अच्छा। लेकिन स्मोकलेस जो टोबैको जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, जैसे खैनी, गुटखा, पान पराग, ये सब जो चीज़ें हैं, इससे बहुत ज़्यादा जो है मुंह का कैंसर हो रहा है। और आप जैसा जानते हैं कि यूपी और बिहार में खैनी का और तंबाकू और गुटखा का सेवन बहुत ज़्यादा होता है। खास करके आजकल जो ये युवा जनरेशन है वो इसका सेवन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और बाकी पॉल्यूशंस वगैरह भी हम लोग के बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसके कारण कैंसर्स के केस रैंडमली बहुत ज़्यादा यूपी और बिहार में बढ़ रहे हैं। सर, अब हम बात कर रहे हैं मुंह के कैंसर की और आपने जैसे कि बच्चों की भी बात की, एक हालिया एक सर्वे भी कुछ इसी तरीके की बात कहता है। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि किस जेंडर के होने के ज़्यादा चांसेस हैं, कि किस जेंडर को ये कैंसर हो सकता है या ये हर एज ग्रुप के लोगों में हो सकता है? ऐसा स्पेसिफिक जो है वो मेल डोमिनेंस होता है जो कैंसर्स होता है, और वो इस कैटेगरी रिपोर्ट जो है इसलिए भी है क्योंकि आप जनरली देखिएगा खैनी गुटखा का प्रैक्टिस जो है मेल्स में ज़्यादा किया जाता है। इसलिए अगर रिजल्ट हम लोग देखेंगे रिसर्च रिपोर्ट, तो ये मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। पहले जो है मुंह का कैंसर 45+ में हम लोग को देखा जाता है उम्र में, थर्ड डिकेड ऑफ लाइफ में। लेकिन अब आप पिछले 5 साल का अगर पैटर्न उठाकर देखेंगे तो युवाओं को भी ये खूब हो रहा है। 30 साल से लेकर 40 साल के युवाओं में ये कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो गुटखा और तंबाकू की आदतें हैं और आजकल जो पॉल्यूशन के कारण बाकी फूड्स भी मिलावटी सब मिल रहे हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डाउनग्रेड हुआ है। इस कारण जो ये माउथ कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और उसमें एक सबसे बड़ा जो मेरा मानना है कारण है इग्नोरेंस। जी जी। ये कैंसर, मुंह का कैंसर खास करके मैं ये बता सकता हूँ, वो अचानक से कभी नहीं होता है। वो अपने लक्षण 6 साल, 1 साल, 6 महीने या 1 साल में जरूर पहले ही दिखता है। जी जी। सर, अभी आप बात कर रहे थे लक्षणों की। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमने कभी कुछ नहीं खाया, जो ये च्युइंग जो टोबैकोस हैं इसका हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी हमें कैंसर हो गया। तो क्या कुछ और भी क्या कारण बनता है इसके अलावा? एक बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। ये एक बुक है 10 Case, जो हम लोगों का बहुत अच्छा पैथोलॉजी का बुक है, ओरल पैथोलॉजी का। उसमें एक लाइन का मैं मेंशन करना चाहूँगा। उसमें ये जो मेंशन था, अगर आप दिन में 1 सिगरेट पीते हैं या 1 बार गुटखा खाया है और कोई बंदा 10 गुटखा खाता है और या 10 सिगरेट पीता है, अगर प्रेवलेंस रेट देखा जाए जो अभी 10-15 साल में अगर देखा जा रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो 10 वाले को होगा और 1 वाले को नहीं होगा। अच्छा। कैंसर जो है वो
सिर्फ और सिर्फ इंड्यूसिंग फैक्टर यानी टोबैको और बाकी चीजों के कारण सिर्फ नहीं होता है। आपकी शरीर की प्रतिरोधन क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम कैसा है, कितना स्ट्रांग है, ये उस पर भी डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे केसेस है, उन्होंने जिंदगी में कभी पान तक मुंह तक नहीं लगाया है पान को, लेकिन उनको भी माउथ कैंसर होता है। उसमें भी मैं यही बताना चाहूंगा, अगर मुंह में कोई भी छाला है, आपके भी मुंह में छाला हो सकते हैं, मेरे भी मुंह में कभी छाला पड़ता है, नॉर्मल जो छाला होता है उसको एब्सेंस अल्सर बोलते हैं, जो 7 से 8-10 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाता है, या तो आप विटामिन या कुछ ग्लिसरीन वगैरह लगा लेते हैं। लेकिन अगर कोई भी मुंह में छाला है, चाहे वो सफेद रंग का हो, लाल रंग का हो, अगर वो 10 दिन से ज्यादा रह रहा है तो इसका मतलब वो नॉर्मल अल्सर नहीं है, और ये भी नहीं है कि वो कैंसर है। ये हो सकता है कि आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो दवाई देंगे, या किसी इरिटेशन की वजह से हो रहा हो, वो ठीक हो जाएगा। तो कृपया करके घबराए नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, वो डर से चेकअप के लिए नहीं आते हैं, कहीं डॉक्टर साहब मुझे कैंसर नहीं बताते। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि अगर आप उसको टाल रहे हैं तो आप उस चीज को खत्म नहीं कर रहे हैं, आप उसको बढ़ा रहे हैं। डेंचर्स के वजह से भी कैंसर होने के चांसेस बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सही बात बोला, बनते हैं। उसको हम लोग इरिटेटिंग अल्सर बोलते हैं। क्योंकि जब हम लोग डेंचर लगाते हैं या फिक्स टूथ लगाते हैं, उसमें अगर कहीं कोई नोकीला पार्ट है जो माउथ के अंदर बार बार इरिटेशन कर रहा है, तो वहां पे अल्सरेशन होता है, फिर ग्रोथ होने लगता है, और वो आगे जाके मेलिगेंसी में चेंज हो सकता है अगर विद इन द पीरियड ऑफ टाइम उसको ठीक नहीं किया गया तो। सर, अभी हम तक बात कर रहे थे सिम्टम्स की, लक्षणों की चर्चा हम कर रहे थे। अगर कोई पेशेंट को कैंसर निकल आता है तो कैसे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कैंसर है? क्या कुछ उसके तरीके हैं, क्या कुछ टेस्ट या बाकी चीजें जो आप करते हैं जिससे ये पता चलता होगा कि ये जो पर्टिकुलर अल्सर है या ये जो पर्टिकुलर समस्या है इस वजह से कैंसर हो गया है? करेक्ट। कैंसर जो है एक बहुत बड़ा वाइड टर्म है, जिसको मेलिगनेंसी बोला जाता है। वो 4 स्टेज में होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। अगर हम लोग रेगुलर, अगर आप जैसे बाहर कंट्रीज में या मेट्रोपोलिटन सिटीज में आप दंत चिकित्सा, डेंटल काउंसलिंग जो होता है या डेंटल कंसल्टेंट होता है, साल में आप एक बार जाते हैं, तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आप स्टेज 1 के ऊपर भी बढ़ सकें। 2 कंडीशन होता है, एक होता है प्री मेलिग्नेंट लीजन, एक होता है प्री मेलिग्नेंट कंडीशन। यानी कि ये जो अल्सर है उसमें ये चांसेस है कि वो कैंसर में बदल सकता है, या ये जो कंडीशन है उसमें वो चांसेस है वो कैंसर में बदल सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो बदल ही जाए। लेकिन अगर आपको मुंह में कभी भी ऐसा कुछ लगता है कि आप जैसे मेरे पास आई, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं डॉक्टर साहब, मेरे 15 दिन से एक मांस का टुकड़ा जैसा बढ़ रहा है, ग्रोथ है, और या वहां पे अल्सरेशन है, क्या ये मुझे कैंसर हो गया है? तो उसका एक सिंपल तरीका है। पहले क्या था कि ब्लेड से कट करके एक टिश्यू बायोप्सी के लिए लिया जाता था, या फिर हम लोग उसको FNCC बोलते हैं, या यहाँ पे अगर गांठ, गले में गांठ हो जाता है तो हम लोग सिरिंज से उसको विड्रॉ करके और बायोप्सी के लिए भेज देते हैं। अब टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ गई है। अब मैं पर्सनली लेजर का यूज करता हूँ, जिसका खासियत ये है कि जब मैं टिश्यू का टुकड़ा लेता हूँ तो उसमें ब्लीडिंग नहीं होती है, हीलिंग बहुत अच्छा हो जाता है, और हम लोग उसको बायोप्सी के लिए भेज देते हैं। 1 हफ्ते में हम लोग के पास रिपोर्ट आ जाता है। हमें उस रिपोर्ट से, ये पैथोलॉजी रिपोर्ट से देख के पता चल जाता है कि इसके या ये कैंसर है, या ये कैंसर में बदल चुका है, या इसके चांसेस हैं कैंसर में बदलने के। तो आगे का ट्रीटमेंट प्लान उसी के अनुसार। जी, क्या कुछ इसमें भी जैसे कीमोथेरेपीज होती है बाकी कैंसर्स में, या रेडिएशन भी होता है, तो किस तरीके की थेरेपीज इसमें यूज की जाती है अगर कैंसर डिटेक्ट होता है? अगर कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, खास करके माउथ कैंसर में, तो हम लोग उसमें कमांडो ऑपरेशन करते हैं। अगर स्टेज 2 या उसके एडवांसमेंट 3 तक अगर आप जा चुके हैं, स्टेज 4 में कोई भी सर्जिकल नहीं होता है। स्टेज 2 और एडवांस स्टेज 2 और स्टेज 3 का जब कैंसर होता है तो उसमें कमांडो सर्जरी होता है, जिसमें हम फ्लैप सर्जरी करके और इंक्लूडिंग बोन वी रिमूव दैट पार्ट, एक मार्जिन रख के अच्छे मांस को भी उसमें हम लोग काट के हटा देते हैं। और वो फिर डिपेंड करता है कि कैंसर का डेप्थ कितना था, तभी हम लोग रेडियो और कीमोथेरेपी उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। सर, हम बात अब करेंगे अवेयरनेस की। अक्सर हम जब दांत में कोई भी किसी भी तरीके की कोई समस्या होती है, दर्द होता है, तो हम लौंग का तेल या एस्प्रिन खा लेने की जो हमारी आदत है, ये जो इग्नोरेंस है,
ये क्यों है हमारी सोसाइटी में, जबकि हम बाकी बीमारियों को लेकर के काफी ज्यादा अवेयर है, लेकिन जब बात दांत की आती है तो जब तक दांत का दर्द एक्सट्रीम नहीं हो जाता तब तक हम किसी विशेषज्ञ के पास जाते नहीं हैं। तो ये इस तरीके की अवेयरनेस की इतनी कमी क्यों है, जबकि सरकार जो है या मीडिया जो है अपने माध्यम से हम बार बार इस बात की चर्चा आप लोगों से करते हैं कि आपको रेगुलर डेंटल चेकअप के लिए जाना चाहिए, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं सर कि अवेयरनेस इतना कम क्यों है, जिस वजह से कैंसर इतनी तेजी से फैल रहा है, खास करके आपने अब चर्चा की थी बिहार और यूपी की। इसका सबसे बेसिक चीज है 2018 जब मैं विदेश गया था इसे कैंसर के पढ़ाई के लिए, मैं अमेरिका बॉस्टन गया था, टफ्ट यूनिवर्सिटी। वहां पे मैं एक बेसिक, ये मेरा ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन है, मैं बेसिक डिफरेंस क्या देखा, आपने बहुत अच्छा बोला कि बाकी सब चीज के लिए तो अवेयरनेस है, गवर्नमेंट भी करती है, मीडिया भी करती है, बट मेरे खुद के घर में भी अगर ऐसा है कि किसी को दांत में दर्द है, वो पहले दवा दुकान से दवा लेते हैं या खुद से लेते हैं, जब ठीक नहीं होता है तब वो डेंटिस्ट के पास आते हैं। पिछले 4 साल के प्रैक्टिस में भी मैं यही देखा हूँ कि वो एक हफ्ता दवा खा के जब नहीं ठीक होता है तभी मेरे पास आते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वहां मैंने क्या देखा, यूएस में क्या है, प्राइमरी यानी जब बच्चे छोटे क्लास में रहते हैं उनको ये इंपॉर्टेंस बताया जाता है उनके सिलेबस में कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ अ बॉडी इंक्लूडिंग टूथ, ब्रशिंग हैबिट, उनको प्राइमरी स्टेज में ही सिखा दिया जाता है कि वो कैसे करना है, क्योंकि आप जानते हैं बच्चे को जैसा बचपन में आप सिखाइएगा वैसा ही वो आगे चल के प्रैक्टिस करते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे वो चीज लैगिंग है। प्राइमरी स्कूल्स को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि एक 18-20 साल के बंदे को समझाना कि क्या इंपॉर्टेंस है, उससे ज्यादा अच्छा समझाना है कि हम 4 साल 5 साल के बच्चे को समझाएं, क्योंकि वो उसको जिंदगी भर याद रहे। सर, जाते जाते एक छोटा सा संदेश हम आपसे चाहेंगे, खासकर उन बच्चों के लिए जो किशोरावस्था में है। हाथ जोड़ के मेरी निवेदन होगा सारे युवाओं बच्चों से, 2 बीमारी ऐसी है जो सिर्फ एक बंदे को नहीं, एक पूरे परिवार को खराब कर देती है, वो है कैंसर और HIV, क्योंकि ये जो है इतना फाइनेंशियल लोड डाल देता है, और चाहे वो आपके माँ बाप हो या हमारे माँ बाप हो, अगर गलती से मुझे कैंसर हो जाता है तो एक पाई जोड़ के भी आपका इलाज किए जाते हैं, जबकि ये बात अच्छे से सबको पता होना चाहिए, कैंसर होने के बाद लाइफ स्टाइल बहुत कम हो जाती है। तो कृपया करके अनुरोध है कि नशा का प्रयोग ना करें और कैंसर से बचें। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हमें लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं उनको वो भी बहुत लाभान्वित हुए होंगे और उन्हें भी बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर वैभव मुकुंद से, जो हमें बता रहे थे मुंह के कैंसर के विषय में। आइए अब जान लेते हैं कि मुंह का स्वास्थ्य यानी ओरल हेल्थ और हाइजीन कितना जरूरी है, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एकता मुकुंद। तो चलिए मिलते हैं और जानते हैं उनसे मुंह के स्वास्थ्य के विषय में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। हम आपसे सबसे पहले ये समझना चाहते हैं कि जब हम बात मुंह के स्वास्थ्य की करते हैं या ओरल हाइजीन की बात करते हैं तो उसमें बात आती है ब्रशिंग टेक्निक की सबसे पहले। तो ब्रशिंग टेक्निक कैसी होनी चाहिए? देखिए, ब्रशिंग जो होता है वो मतलब हम लोग क्या करते हैं, ब्रश जो होता है बच्चों का और बड़ों का सब सेम यूज कर लेते हैं, टूथपेस्ट भी सेम यूज कर लेते हैं, पर बच्चों का और बड़ों का ब्रश अलग आता है, ठीक है, क्योंकि फ्लोराइड कंटेंट जो होता है बच्चों में थोड़ा कम होता है टूथपेस्ट में, और जो ब्रिसल्स भी होते हैं वो स्मॉल होते हैं, सॉफ्ट और स्मॉल होते हैं बच्चों के, और बड़ों के जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। दूसरा है कि ब्रशिंग टेक्निक कैसा होना चाहिए, तो वो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ। जब भी हम ब्रशिंग करेंगे तो जो ब्रश है वो हमारा 45 डिग्री एंगल पे होना चाहिए, मसूड़े और दांत के बीच में। तो ना ये जो रीजन होता है मेनली हमारा यहीं से टूथ डिके स्टार्ट होता है, यहीं पे गंदगी जमती है, और ओवरऑल मतलब हर तरफ 10 to 12 टाइम्स ओवरऑल सरफेस पे कवर होना चाहिए। सारा जो भी ऊपर और नीचे है उसको हम ऐसे ही करेंगे, कवर करके पूरा करेंगे। तो यही है ब्रशिंग टेक्निक। जी। यानी जैसा कि आप बता रही हैं कि 45 डिग्री पे हम ब्रश को रखेंगे। मैम, अक्सर हम ये देखते हैं कि हम ब्रश से सिर्फ टीथ को ही रब करते हैं, मसूड़े का भी मसाज जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। मसूड़ा जो होता है वही ब्लड सर्कुलेशन हमारा जाता है, ठीक है। तो मसूड़े का अगर हेल्थ नहीं अच्छा हुआ तो दांत ऑटोमेटिकली आपका खराब होगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई वहां पे अगर गंदगी जमेगी तो मसूड़ा हमारा नीचे जाने लगेगा,
जिसके कारण क्या होता है, दांत में मोबाइल हो जाता है या गंदगी जमने के कारण कैरियस हो जाता है। तो दैट इज द रीजन दैट हैज टू मेंटेन क्लीन। मैम कैविटी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके लिए आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे। अक्सर जो लोग आते होंगे वो कैविटी की समस्या को लेकर के आते होंगे। तो कैविटी क्यों हो जाती है? कैविटी हो जाती है अगर जैसे कि कोई भी खाना जो है हमारे मुंह पे काफी टाइम तक रहता है, ठीक है, तो वो ना एक टाइम के बाद पहले डीमिनरलाइजेशन होता है, मतलब जो मिनरल्स होते हैं वो लॉस्ट होते हैं टूथ के, फिर वहां पे धीरे धीरे वो डिके बढ़ने लगता है जो कि जाके कैविटी का फॉर्म ले लेता है। तो हम लोगों का इसमें क्या करना है हम लोगों को कि इनिशियल स्टेज में व्हेन यू फील दैट यू आर स्टार्टिंग हैविंग अ कैविटी, दैट इज द टाइम यू हैव टू विजिट योर डेंटिस्ट। मैम मुंह से दुर्गंध आना भी एक आम समस्या है जिस वजह से लोग आपके पास आते होंगे। क्या कारण आप मानती हैं मुंह से दुर्गंध आने का? मुंह से दुर्गंध आने का मेनली यही कारण है कि हमारा जो खाना होता है वो काफी टाइम तक मुंह में रह जाता है, हमें कुल्ला करने की आदत नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, ब्रशिंग 2 टाइम्स जरूर करना है, एक बार सुबह और एक बार सोने के पहले। और जब भी कुछ हम खाते हैं तो हमको खाना मुंह के अंदर फंसने नहीं देना है, उसको हमेशा खाने के बाद एक कुल्ला करने का हैबिट डालना ही है। मैं ये नहीं बोलती कि माउथ वॉश यूज करना है एवरी टाइम, बट बेसिक पानी से आपको कुल्ला करना है। मैम लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुल्ले के बाद भी जो फूड पार्टिकल्स हैं वो कहीं फंसे रह जाते हैं, तो क्या उसके लिए और कर सकते हैं? और तो जैसे कि कभी कभी क्या होता है, इंटरडेंटल एरिया जो होता है, जो दो दांत के बीच में जगह होती है, वहां पे हमारा ब्रश नहीं पहुंच पाता है। उसके लिए हमारे पास 2 उपाय है। पहला तो हमारा होता है फ्लॉस। एक वायर टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम दोनों दांत के बीच में उससे निकाल सकते हैं। और जहां बिल्कुल नहीं कुछ भी पहुंच सकता, उसके लिए होता है केमिकल माउथ वॉश जो आता है आजकल मार्केट में, वो आप नॉर्मल लीजिए, माउथ के अंदर स्क्वैश कीजिए और उसको फ्लश कर दीजिए। मैम एक धारणा ये भी है, आमतौर पर लोग देखते हैं कि डेंटल फ्लॉस का नहीं यूज करके वो धागों का इस्तेमाल करते हैं। वो धागा यूज करना कितना अच्छा है या कितना बुरा है? वो धागा यूज करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वो हमारे टूथ स्ट्रक्चर का लॉस करता है। आप देखते होंगे बहुत टाइम तक अगर आप कहीं टूथ पिक यूज करें या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, तो वो टूथ स्ट्रक्चर ही आपका लॉस हो जाता है। तो वो आप अपने दांत को डैमेज कर रहे हैं। बिल्कुल भी धागा या कोई शार्प चीज आपको वहां पे यूज नहीं करना है। तो जैसा कि डॉक्टर एकता आपको बता रही हैं, आपको इन तमाम बातों का ख्याल रखना है। एक आखिरी छोटा संदेश हम आपसे चाहते हैं जो आप हमारे पूरे दर्शकों को, लिसनर्स को देना चाहें। मैं यही बोलना चाहूंगी कि स्वस्थ मुंह जो होता है वो स्वस्थ शरीर की तरफ लेके जाता है। तो हम लोगों को बचपन से ही बच्चों को अच्छे ओरल हैबिट सिखाने हैं, उनको बचपन से इम्पोर्टेंस सिखाना है और उसको ना एक क्या बोलते हैं फन एक्टिविटी में बच्चों को सिखाना है, ताकि ना उनको वो बोरिंग ना लगे। वो और पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना है, इनिशियल स्टेज में उनकी ब्रशिंग में इन्वॉल्व होना है और बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। एकता जी, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो देखा आपने गुटखा और तंबाकू के सेवन करने का दुष्परिणाम। अगर समय रहते इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाले दिनों में यह कैंसर और भयंकर रूप धारण कर सकती है। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक ऐसे मैदान के बारे में जो हिंदुस्तान के जंगे आज़ादी की दास्तान बयां करती है। लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल जहां उपलब्ध है हाईटेक क्लास की फैसिलिटी, अपग्रेडेड लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास फैसिलिटी, लैब एंड कंप्यूटर क्लास की फैसिलिटी के साथ हॉर्स राइडिंग की भी सुविधा। इसके अलावा बच्चों के खेलने के साथ आने जाने की भी सुविधा। एडवांस सुविधाओं से लैस लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, गायत्री मंदिर रोड, कंकड़बाग, पटना। आपके रक्त की एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान, जनहित में जारी। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है।
पटना का गांधी मैदान एक मजबूत इतिहास की निशानी है। इतिहास की अहम घटनाओं का मूक गवाह रहा है पटना का गांधी मैदान। गांधी मैदान में दिए गए भाषणों ने देश की दिशा और दशा दोनों को बदला है। यहाँ के आंदोलन ने कई नेताओं को बुलंदियों पर पहुँचाया है। तो आइए आपको लिए चलते हैं गांधी मैदान और जानते हैं लोगों से गांधी मैदान के इतिहास के बारे में। राजधानी पटना का ऐतिहासिक जगह गांधी मैदान इतिहास की अहम घटनाओं का मूक गवाह रहा है पटना का गांधी मैदान। पटना का गांधी मैदान एक मजबूत इतिहास की निशानी है। गांधी मैदान में दिए गए भाषणों ने देश की दिशा और दशा दोनों को बदला है। यहाँ के आंदोलन ने कई नेताओं को बुलंदियों पर पहुँचाया है। सत्ता के संघर्ष का मैदान, सियासी बदलाव का मैदान, धार्मिक उत्सवों का मैदान, खेल कूद का मैदान, राहगीरों के लिए सुस्ताने का मैदान, प्रेमी जोड़ों के लिए फुर्सत के पल बिताने का मैदान, अपने आप में कई विशेषताओं को समेटे पटना का यह गांधी मैदान यूं ही गांधी मैदान नहीं बन गया है। इसके पीछे है हिंदुस्तान के जंगे आज़ादी की दास्तान। 62 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला इस गांधी मैदान को अंग्रेजी हुकूमत के दौरान पटना लॉन के नाम से जाना जाता था। गंगा किनारे स्थित इस मैदान में उस दौर का शासक वर्ग यानी अंग्रेज अफसर इस मैदान में घुड़सवारी और गोल्फ खेला करते थे। उस समय कौन जानता था कि अंग्रेज जिस मैदान में वो गोल्फ खेलते हैं वही उनकी पतन की कहानी शुरू हो जाएगी। उन्नीस 1918 की बात है। अंग्रेजी शासन के खिलाफ नाफरमानी की जिद ठान चुके गांधी जी वहां पहुंचे थे। तब रैलियों का दौर नहीं हुआ करता था, बापू की जनसभा होती थी। बिहार समेत देश भर में उनके चाहने वाले वहां पहुंचते थे। गांधी जी आज़ादी के बारे में बताते थे, आज़ादी के महत्व पर चर्चा करते थे। लोग उनके विचारों को सुनकर संदेशवाहक बनकर वापस जाते थे। लोग अपने गांव मोहल्ले में आज़ादी के बारे में बताते थे कि ये देश हमारा है, अंग्रेज हमें मूर्ख बनाकर शासन कर रहे हैं। यही संदेश धीरे धीरे ब्रिटिश शासन के खिलाफ चिंगारी का रूप धारण करता है और गांधी जी की इसी जनसभा की याद में देश की आज़ादी के बाद इस मैदान को गांधी मैदान कर दिया जाता है। चंपारण सत्याग्रह के टाइम का आई थिंक है, जब वो गांधी जी यहाँ आए हुए थे बिहार चंपारण सत्याग्रह में, उसी टाइम से आई थिंक ये यहाँ पर। उनकी याद में इस गांधी मैदान में उनकी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। इस मैदान को कभी बांकीपुर मैदान के नाम से जाना जाता था। अंडाकार आकार का यह मैदान आज़ादी के बाद से राज्य में स्वतंत्रता दिवस समारोह का स्थान रहा है। कहा जाता है कि गांधी मैदान का नाम बदलने का अनुरोध उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर के एक स्कूल शिक्षक ने महात्मा गांधी की हत्या के तुरंत बाद किया था। बिहार राज्य अभिलेखागार के रिकॉर्ड के अनुसार मुजफ्फरपुर जिले के एक शिक्षक ने सरकारी अधिकारियों को एक पत्र भेजा था जिसमें गांधी के सम्मान में बांकीपुर मैदान का नाम बदलने का अनुरोध किया गया था। उन्होंने गांधी लॉन, गांधी पार्क या महात्मा गांधी मैदान सहित विभिन्न नामों का उपयोग करने का सुझाव दिया था।
हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि इसमें बापू का नाम होना चाहिए। यह मैदान जेपी के संपूर्ण क्रांति का जीवंत उदाहरण बनकर पटना के हृदय में बसा हुआ है। वहीं मोहम्मद अली जिन्ना ने 1938 में इस मैदान से कभी कांग्रेस के खिलाफ मुस्लिम लीग की एक ऐतिहासिक रैली को संबोधित किया था। सुभाष चंद्र बोस के संबोधन की याद गांधी मैदान ने अपने सीने में संजो कर रखा है। तो देखा आपने, इस ऐतिहासिक गांधी मैदान के बारे में कितने लोग जानते हैं और क्या जानते हैं। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल एड्रेस है lmcankhey2017@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।